नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। चुनावी रण में बड़े बड़े प्रत्याशी आ चुके हैं और अपनी जीत की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। भाजपा से शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस से सत्यपाल सिकरवार नीटू और बहुजन समाज पार्टी से रमेश चंद्र गर्ग ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और 7 तारीख को मतदान की चुनाव की जो घोषणा है वो आने वाली है। सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में समर्थन के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। नीटू सिकरवार का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक है। उनके पिताजी, उनके भाई और वो स्वयं काफी दिनों से राजनीति कर रहे हैं। वो एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। और शिवमंगल सिंह तोमर भाजपा के 40 साल पुराने नेता हैं। उन्होंने विधायकी भी 3 बार लड़ी, एक बार जीती भी है 256 मतों से। दोनों ही पार्टियां बड़ी मानी जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। लगभग इन्हीं के बीच में ही टकराव होता है। लेकिन एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी में रमेश चंद्र गर्ग ने अपना नामांकन दाखिल करके और अपना जो प्रत्याशी हो चुके हैं वो घोषणा हो चुकी है उनकी, और समर्थन के लिए भी वो जगह जगह दौरे भी कर रहे हैं। रमेश चंद्र गर्ग जो है माना हुआ नाम है, कोई पहचान का मोहताज नहीं है। रमेश चंद्र गर्ग केएस ऑयल्स के मालिक हैं। कल्लूमल श्यामल दास इनकी फर्म है और मुरैना के सभी क्षेत्र में व्यापारी वर्ग को जानते ही हैं। इनका व्यापार विदेशों में भी चल रहा है। विदेशों में व्यापार चलने के साथ में भी सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे जो गृह निवास है, गृह जिला है, समाज है, उसमें हमारा नाम होना चाहिए। इसी कारण को लेकर भी लगभग जितने भी चुनाव आते जाते रहे उसमें केएस ऑयल्स की भूमिका अहम रही। चुनावों में वैश्य समाज का वोट जो है काफी महत्व रखता है, और वैश्य समाज का जो वोट है वो एक तरफ डाइवर्ट होता है, और वैश्य समाज के नेता रमेश चंद्र गर्ग माने जाते हैं। सभी को मालूम है कि जितने भी प्रत्याशी आए और रमेश चंद्र गर्ग के पास में आते जाते रहे, कांग्रेस के आए, बीजेपी के भी आए, समय समय पे 25 साल से, जैसा कि उन्होंने बताया भी था कि वो उन्होंने नेताओं की सहायता भी करी। वैश्य समाज एक इशारे पर उनका जो वोट है वो चला जाता है। अधिकतर भाजपा के पक्ष में वैश्य समाज का वोट जाता रहा है, लेकिन रमेश चंद्र गर्ग ने स्वयं नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, तो वैश्य समाज का वोट तो जाहिर है कि रमेश चंद्र गर्ग की तरफ ही जा सकता है, क्योंकि चंबल क्षेत्र में जो राजनीति है वो राजनीति जातिवाद पर अधिकतर चलती है। कैंडिडेट तो कैंडिडेट, लेकिन जातिवाद को लेकर ही यहाँ का जो वोटर है वो सोचता है। हमने रमेश चंद्र गर्ग जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनसे 1 to 1 में साक्षात्कार लिया, उनके विचार जाने और उनसे पूछा भी कि आपने राजनीति ज्वाइन की है, इसके क्या उद्देश्य है। उनके विजन को हमने जांचा और परखा। हम चाहते हैं कि हमारे प्रिय दर्शक वो जो 1 to 1 का जो साक्षात्कार है वो देखें, उनके विजन को देखें और उन्होंने किस आधार पर वोट मांगने की प्रत्याशा जाहिर की है। चलिए हम आपको ले चलते हैं 1 to 1 साक्षात्कार की तरफ, जिसमें बसपा के उम्मीदवार रमेश चंद्र गर्ग ने अपने विचार प्रस्तुत किए। आज हम मुरैना के लोकसभा प्रत्याशी जो बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है, रमेश चंद्र गर्ग, मुरैना का जाना माना नाम है और व्यवसायिक क्षेत्र में भी लगभग नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर इनकी पहचान बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने इन पर विश्वास करके लोकसभा का टिकट दिया है, लोकसभा क्रमांक 1, और जो मुरैना अशोकपुर लोकसभा है। आज हम 1 to 1 में जानेंगे इनके विचार, और लोकसभा का जो 7 तारीख को मतदान होना है तो किस प्रकार से ये अपनी सीट निकाल पाएंगे। हम आपको रूबरू कराते हैं रमेश चंद्र गर्ग जी से। जी नमस्कार, केटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर ये बताइए कि लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, इसमें 8 विधानसभाएं हैं और आप व्यवसायिक वर्ग से हैं, आपकी क्या तैयारी है? देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि समय बहुत कम रह गया है, और जो है हमको 20 दिन में 8 विधानसभाएं कवर करनी है। केवल 2.5 दिन एक विधानसभा में हमको मिलेंगे, पर चूंकि जो है मेरी भगवान की कृपा से इतनी क्षमता है कि मैं 20 किलोमीटर रोज भी पैदल चल सकता हूँ। तो मेरा प्रयास ये होगा कि मैं एक बार कम से कम विधानसभा के, मतलब हर लोकसभा की विधानसभा जितनी भी हैं सबके वोटरों से जाके एक बार मैं रूबरू हूँ और अपनी बात उनके सामने रख सकूँ। ये मेरा भरपूर प्रयास होगा। बाकी तो पार्टी है, 8 विधानसभा में अभी चुनाव लड़े हैं, इनके वर्कर हैं, पार्टी के लोग साथ में लगेंगे, हमारे लोग हैं वो साथ में लगेंगे। तो हमारा प्रयास ये होगा कि हम जो है चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। अच्छा सर, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की जगह व्यवसायिक आपका परिवार रहा है शुरू से, कई 100 सालों से, तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को आप कहाँ तक आंकते हैं कि क्या ये आपका विकास और जो आपकी जो चुनाव जीतने की क्षमता है उसमें कितना असर डालेगी कि आप नए नए नेता बने हैं? देखो, मैं सोशल एक्टिविटी में 1994 से जुड़ा हूँ। 30 साल हो गए मेरे को। पूर्सा से लेके और श्योपुर तक जो है मैं बराबर निरंतर जो है कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी के काम करता रहता हूँ।
के बाद में मेरे को थोड़ा सा राजनीति में रुचि आने लगी थी, तो मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जो है यहाँ पे जो भी चुनाव विधानसभा के लोग लड़ते रहे, लोकसभा के चुनाव लड़ते रहे, उन सब चुनावों में हम लोग मिलकर के उनको सहयोग करते रहे। जो भी हमको अच्छा लगता था कि ये आदमी अच्छा काम कर सकता है, उनको हमने सहयोग किया, चुनाव जितवाने का काम भी किया। जब मुरैना की सीट सामान्य हो गई लोकसभा की, तो उस वक्त से थोड़ा सा मेरा मन में ये आने लगा कि कभी मौका मिला तो लोकसभा का चुनाव अपन भी लड़के देखेंगे। तो उसमें 2009 में यहाँ चूंकि नरेंद्र सिंह जी पहला चुनाव लड़े, हम लोगों ने सबने मिलकर उनको यहाँ से सांसद बना के भेजा। 2014 का जब चुनाव आया तो मेरे को 2 महीने पहले से मालूम पड़ गई थी कि अब की बार नरेंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैंने मन किया कि अब की बार मौका लग गया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। प्रयास भी मैंने किया पर मेरे को टिकट नहीं मिला। उसके बाद में फिर जब 2019 का चुनाव आया, उससे पहले 2018 के विधानसभा के चुनाव में, चूंकि हमारी डिमांड ये थी कि भाजपा हमारे समाज के किसी एक जो है प्रतिनिधि को 6 विधानसभा में से कहीं भी टिकट दे दे, तो हमने उनको ये बात का वो किया था कि यदि आपने हमको एक भी टिकट नहीं दिया तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये आपने जबरदस्त तरीके से ये अपील की थी जी। और उसके बाद भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इन द मीन टाइम सिंधिया जी हमारे पास चल के आ गए, उन्होंने सहयोग मांगा, हमने कांग्रेस को सहयोग किया। 2018 में पहली बार हुआ कि 6 में से 6 विधानसभा कांग्रेस ने जीती। सिंधिया जी ने खुद कह के मेरे से लोकसभा का बायोडेटा लिया जी। लास्ट मूवमेंट पे उन्होंने मेरा नाम काट के और रामनिवास रावत जी को टिकट दे दिया। मन में बहुत तकलीफ हुई। फिर जाके अभी कुछ यहाँ के विधायकों ने, मुरैना, अम्बा और जोरा, तीनों विधायकों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी, भाई साहब मदद करो। हम लोगों ने मदद करी और तीनों विधायक जीत के आए। तो वहां से फिर मेरे को लगा कि जो है शायद हो सकता है कि तीनों विधायक मेरा साथ देंगे तो मेरे को फिर टिकट मिल जाए। तो जनवरी के महीने से ही मैंने प्रयास किया कांग्रेस में टिकट मांगने का। मैंने 25 फरवरी को प्रेस वार्ता भी करी, उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं केवल 2 राष्ट्रीय पार्टियों से ही चुनाव लड़ूंगा, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसमें भी प्राथमिकता मेरी कांग्रेस के लिए रहेगी। पर 2 मार्च को जब भाजपा का टिकट डिक्लेयर हुआ तो उसमें नरेंद्र सिंह जी ने से मंगल सिंह तोमर को डिक्लेयर करा दिया। तो उसके बाद में फिर मैं 1 महीने कांग्रेस में प्रयास करता रहा, पर जब मेरे को लगा कि कांग्रेस वाले भी टिकट नहीं देंगे, मन बना चुका था चुनाव लड़ने का, तो मैंने 7 दिन पहले से प्रयास करके और बीएसपी का टिकट जो है लिया, क्योंकि अब की बार मैंने मन बना लिया कि एक बार चुनाव तो लड़ेंगे। यदि आपको बहुजन समाज पार्टी अभी भी डिक्लेयर नहीं करती तो फिर आप क्या करते? नहीं, देखो 3 पार्टी के अलावा मध्य प्रदेश में और कोई विकल्प नहीं है। कोई आदमी जो कहे निर्दलीय खड़े होकर चुनाव लड़ जाओ, कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको पार्टी का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि अभी भी जो है विधानसभा में भी बहुजन समाज पार्टी को 8 विधानसभा में 3 लाख वोट मिले हैं, तो पार्टी का कुछ तो वोट होता है। जब तक अपन को उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक अपन चुनाव नहीं, इसीलिए आदमी भाजपा कांग्रेस इस तरह भगता है कि उनका कुछ वोट बैंक होता है। तो ये मेरा लास्ट वो था कि यदि बीएसपी से टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा नहीं लड़ूंगा। आप तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि लगभग वैश्य समाज के दम पर आप लड़ रहे हैं, और कुछ वैश्य समाज के व्यक्ति जो आपके करीबी भी माने जाते हैं, वो जो है भाजपा, और कुछ व्यक्ति कांग्रेस में, अधिकतर भाजपा में, उन्हें आप कैसे संभालेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा चुनाव केवल एक समाज के ऊपर नहीं होता है, उसके लिए तो सब समाज साथ में लेने पड़ते हैं, सब साथ में पड़ते हैं। और मेरी भी पॉलिसी वही रहेगी कि हमारा समाज तो जितना हमको सपोर्ट देगा वो देगा, पर मैं तो बाकी के सब समाजों को संभालने की कोशिश करूंगा। सबसे ज्यादा मैं बीएसपी का जो वोटर है उसको संभालने की कोशिश करूंगा। नहीं, आपके वैश्य समाज में जो भाजपा को बिलोंग करते हैं, वो उन्हें आप कैसे मनाएंगे? देखो, मैं जो है इस बात को ज्यादा ओपन अभी नहीं करना चाहता, पर मैंने 30 साल के अंदर 1994 से 2024 तक समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है और अपना कुछ ना कुछ बलिदान दिया है मैंने। तो इसलिए मेरे को जो भरोसा है कि आप जब 1 मई आएगी ना, तो 1 मई तक आप देखेंगे तो 90% वैश्य समाज मेरे साथ खड़ा होगा। अच्छा, तो आप सर ये बताइए कि चलिए आप पे धनबल है, और वैश्य समाज तो धनबल से ही रहता है, बाहुबल से थोड़ा कमजोर रहता है, आप तो जानते हो। और बाहुबल जो है, आप जो है इसमें प्रयोग होता है लगभग चंबल क्षेत्र में, आपने दिल्ली में भी देखा कि जोड़ तोड़ करके दिल्ली की सीट निकली है, तो आप उसके विषय में क्या बोलोगे? देखो, वैसे तो एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि दोनों ही पार्टियों से, कांग्रेस से और जो है भाजपा से, दोनों बाहुबली आ गए हैं। वो आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी लड़ने की। हमारे तो जो वोटर होंगे उनके बीच में से रास्ता निकाल के अपने वोट का काम कर आएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बता दूंगा, भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, मैं जो है इस मामले में डरता किसी से भी नहीं हूँ। बिल्कुल निडर होकर के बात करता हूँ, निडर होकर के काम करता हूँ। तो है आपकी। और मेरे को किसी काम में जाना है तो कोई कितना भी खतरनाक काम हो, मेरे को जाने में डर नहीं लगता। मैं जाऊंगा उन गांवों में भी जहाँ पे मेरे को जो होगा कि जहाँ पे बाहुबली लोग जो है कब्जा करेंगे, उन गांवों के वोटर के पास भी जाऊंगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एक बार वोटर के पास हो आया तो वहां की भी जनता का मन बदलेगा। अच्छा, ये जैसे प्रशासनिक रूप से आपने खूब देखा विधानसभा में कि 2 इंजन की सरकार है, और 2 इंजन की सरकार में लगभग उन्होंने, भाजपा ने पहले से ही अपने प्यादे फिट कर दिए थे, सबको मालूम है, और अभी भी वही प्यादे हैं जहां प्रशासनिक सर्जरी की गई है। तो ऐसी स्थिति में मतलब पारदर्शिता कैसे रहेगी और सफल चुनाव कैसे होगा? आप क्या मानते हैं, मतलब आपकी सीट कैसे निकलेगी अगर कहीं कोई गलती हुई तो?
प्रशासन कितना साथ है आपके? मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, हाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। हाँ। चुनावों में हुआ है, हाँ मैंने मंत्रियों को चुनाव लड़ते देखा है, उनकी सरकार है, हाँ और उसके बाद भी हमने प्रशासन से जब सहयोग मांगा हाँ। तो उस मंत्रियों के खिलाफ भी प्रशासन ने हमको सहयोग दिया है। अच्छा, मतलब आपको प्रशासन का सहयोग मिलने की संभावना पूरी है? हम जो है हम प्रशासन के साथ में हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहते हैं, हम प्रशासन को सहयोग करते हैं, प्रशासन हमको सहयोग करता है, मुझे पूरा भरोसा है। चूंकि हमारी गिनती ना तो बाहुबलियों में ना असामाजिक तत्वों में, इसलिए प्रशासन मेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा, जो मुझे पूरा भरोसा है। चलिए आप अपील कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कि आप मतलब जो है किस प्रकार से वोट मांगना मतलब जो है चाहते हैं जनता से। मैं तो जनता से केवल एक ही अपील करना चाहूंगा कि आपने पिछले 40-50 साल में बहुत सारे नेता जिताए और उनका कार्य आपने देखा कि आपके क्षेत्र का विकास हुआ है, उन्होंने क्या किया है। तो एक बार आप मेरे को जिता के देख लो, फिर 5 साल में देख लेना, जितने काम आपके यहाँ 40 साल में नहीं हुए होंगे उतने काम आपके यहाँ 5 साल में नहीं हो जाए तो दोबारा मैं जनता के पास में वोट मांगने नहीं जाऊंगा कभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। हमने अभी आपको ही बात कराई लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रत्याशी जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है रमेश चंद्र गर्ग जी से, और वेस्ट समाज से आते हैं। बाहुबलियों में गिनती उनकी नहीं है, ये बात उन्होंने सही कही, और चंबल में बाहुबल का प्रयोग ज्यादा होता है। ऐसे में ये कैसे सीट निकाल के ले जाते हैं? दो धुरंधर जो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से 40 सालों से लगभग बता रहे हैं, और इनकी सीट निकलना इनके कितने व्यवहार पर निर्भर है ये आगे देखना पड़ेगा। मैं केटीवी इंडिया से आकाश शर्मा अपने सहयोगी सदन सिंह तोमर के साथ मुरैना। हमने आपको दिखाया रमेश चंद्र गर्ग बसपा के प्रत्याशी केएस ऑयल मिल्स के मालिक, उनका क्या विजन है, उनके क्या विचार हैं। वो व्यापारी वर्ग से आते हैं, उनके 10 बिंदु हैं जो उन्होंने अपने मुद्दे बताए, उन मुद्दों के आधार पर क्षेत्र का विकास बताया। उन्होंने रोजगार के बारे में चर्चा की, उन्होंने महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के बारे में चर्चा की। उनके जो मुद्दे हैं वो आपने सुने। आपको क्या लगता है कि बसपा से रमेश चंद्र गर्ग और भाजपा से शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस से सत्यपाल नीतू सिकरवार, इन तीनों राजनीतिक खिलाड़ियों के बीच में से कौन बाजी मार लेगा? हम आपके विचार कमेंट्स के माध्यम से देखेंगे। आप हमारे इस प्रोग्राम का जो विचार है वो हमें जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।